दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 12। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन है आपके अतिशयोक्ति के प्रयोग से, आवाज स्तर के परिवर्तन से, अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से या नज़र मिलाने से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर नज़र मिलाने से निर्धारित होता है। जब कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्र अंतःक्रिया या इंटरेक्शन होता है, तब नज़रें मिलाना या आई कांटेक्ट शिक्षक को विश्वास दिलाता है कि छात्र जो हैं वो सक्रिय रूप से कक्षा संप्रेषण में भाग ले रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को और आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, किस शोध अभिकल्प या डिजाइन में चर को नियंत्रण करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। तो सही उत्तर है कार्योत्तर शोध अभिकल्प में। दोस्तों कार्योत्तर शोध अभिकल्प में चर को नियंत्रण करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है और कार्योत्तर अनुसंधान जो होता है उसमें तथ्य के बाद शोध के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों कार्योत्तर अनुसंधान अप्रयोगात्मक अनुसंधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें विषय का एट रैंडम रूप से चयन नहीं किया जाता, बल्कि एक विशिष्ट विशेषता के आधार पर समूहीकृत किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कार्योत्तर शोध डिजाइन या कार्योत्तर रिसर्च डिजाइन में चर को नियंत्रण करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, मात्रात्मक शोध को कौन सा शोध भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इसमें गुण की मात्रा के आधार पर वर्ग बनाया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है नैदानिक एकीकरण, प्रदर्शक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण या स्थानिक एकीकरण। तो सही उत्तर है दोस्तों स्थानीय और आमने सामने के संचार को सामाजिक एकीकरण या सोशल इंटीग्रेशन कहा जाता है। दोस्तों संचार, इसमें ये माना जाता है कि संचार मानव समाज का अभिन्न अंग है। संचार मानव जीवन का केंद्र बिंदु है, जिसके द्वारा मानव समाज के सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ऑप्शन है आपके व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर। तो दिए गए कोड के आधार पर जब आप देखेंगे तो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन 1, 2, 3 और तीनों हैं। 1, 2, 3 दोस्तों व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर तीनों ही इंस्टेंट संदेश एप्लीकेशन हैं। व्हाट्सएप फेसबुक की ही सब्सिडियरी कंपनी है, वहीं गूगल टॉक गूगल का उत्पाद है और ये सभी सोशल मीडिया की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने के लिए डाटा स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है मेल मर्ज। देखिए मेल मर्ज क्या होता है, एमएस वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जिसके द्वारा आप एक ही मेल को अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का प्रयोग किया जाता है और डीवीडी परिवर्ती किसके लिए है। तो सही उत्तर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या इसको कभी कभी डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ये क्या होता है, अंकीय चित्रीय चक्रिका या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जाना जाता है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है और डीवीडी का विकास 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों,
देखिए SWAYM स्वयं का अर्थ क्या होता है? तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका अर्थ होता है स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों स्वयं जो है ये युवाओं के लिए या शिक्षा नीति के सिद्धांतों, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है और डिजिटल इंडिया और उन छात्रों के बीच को खाई को कम करने का ये सामूहिक प्रयास है जो डिजिटल क्रांति से अछूते हैं। तो दोस्तों स्वयं का अर्थ होता है स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2021 में किस देश के द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है जापान। जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिक्ष कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है आपके न्यूटन, गैलीलियो, केपलर या कोपरनिकस। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है और दोस्तों इसमें 4 बड़े उपग्रहों को गैलियन उपग्रह कहा जाता है क्योंकि इनकी खोज कब 1610 ईस्वी में जो है गैलीलियो के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है और आप जानते हैं कि गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं और हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। झारखंड की सीमा पर राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और यहाँ पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, नागपुर, जोधपुर या पुणे। तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1875 में जब ये विभाग स्थापित किया गया था तो कोलकाता में इसकी जो है मुख्यालय था। 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और बाद में 1944 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है किसके? तो दोस्तों पारिस्थितिकी जो है ये जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है और जीव और उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है जिसका अध्ययन पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन ढांचा है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने से संबंधित है ये। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका संबंध जैव सुरक्षा से है। 29 जनवरी 2000 को इसको स्वीकार किया गया था और 11 सितंबर 2003 से ये लागू हुआ था। 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि हुई थी। तो डेट याद रखिएगा, 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि हुई थी। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहे जाते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों मनुष्यों द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है उसको एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक जो है मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण पर डाले गए रासायनिक और जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से है। देखिए भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों भारत में जो संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा इसका सिद्धांत है, इसका स्रोत न्यायिक व्याख्या या जुडिशियल रिव्यू कहा जाए तो वो है और ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद 1973 में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी और इसमें ये कहा गया था कि अन्य चीज़ों में संशोधन तो संसद कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है।
अगला प्रश्न देखिए, इतिहास से है। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो सही उत्तर है दोस्तों, वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आप जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि पूछा है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, तो ये कराची में हुआ था। 1908 में ये अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? ऑप्शन है आपके एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता। तो सही उत्तर है एनी बेसेंट। दोस्तों, एनी बेसेंट ने क्या किया था? 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन में उन्होंने क्या किया था? उग्रवादियों, जिनको कि 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निकाला गया था, उनका कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। और दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो दोस्तों, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थीं? तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 71 और 147। दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे जो है पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया था, लेकिन कुछ पुस्तकों में ये 147 संख्या मिलती है। तो ये 71 और 148 है, कहीं कहीं 147 भी मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पर? ऑप्शन है आपके अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या लाहौर। तो सही उत्तर है लखनऊ में। दोस्तों, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए, और अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग 11 का अध्याय 1। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है, इसमें कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, जबकि अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। तो आपसे विधायी संबंधों के बारे में पूछा गया है, तो संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से 255 जो है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में वर्णन है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको तैयार करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपका। संवैधानिक संशोधन, इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात जो है ये अनुच्छेद 360 में वर्णित है, और अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 312 में है। तो ये इस प्रकार से सही मिलान हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन है समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ये सभी कथन, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये है नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है, और इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए जरूरी हो।
अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। और ये कब चलाया गया? 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जिन 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है उनमें कौन शामिल नहीं है? इसमें देखिए कलारीपयट्टू, मलखंभ, थांगता या वल्लमकल्ली। तो सही उत्तर है दोस्तों वल्लमकल्ली इस शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। दोस्तों 25 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एसपी बालसुब्रमण्यम सहित 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, देखिए दोस्तों, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में किया गया, जिसका थीम क्या था? तो सही उत्तर है अब की बार जो 2021 का 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और दोस्तों इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा और नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आवश्यक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों वीडियो या प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।